दोस्तों, धुरंधर मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है 30 दिसंबर साल 1999 से। मूवी के इस पहले सीन के अंदर हम अजय सन्याल से मिलते हैं, जो कि इस टाइम पर इंडिया के इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर होते हैं। एंड इस कैरेक्टर को मूवी के अंदर प्ले किया है एक्टर आर माधवन ने। असल में यहाँ पर हमें यह पता लगता है कि इस टाइम पर इंडिया से एक उड़ने वाली फ्लाइट जो कि अफगानिस्तान जा रही थी, वो जैसे ही अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर पहुंचती है, वैसे ही जैश ए मोहम्मद नाम का एक पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप इसे हाईजैक कर लेता है। और इस प्लेन के अंदर जितने भी इंडियन सिविलियंस होते हैं, उन सबको होस्टेजेस बना लिया जाता है। एंड उनकी ये डिमांड होती है कि वो इंडियन सिविलियंस को तभी छोड़ेंगे जब इंडिया उनके साथी टेररिस्टों को रिलीज कर देगा, क्योंकि इससे कुछ टाइम पहले इंडिया ने कई सारे आतंकवादियों को पकड़ा होता है और ये हाईजैक बेसिकली उन सबको छुड़वाने के लिए होता है। अब यहाँ पर इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर यानी कि अजय सन्याल, उस टाइम के रॉ चीफ, फॉरेन मिनिस्टर और इवन प्राइम मिनिस्टर सबके सब उनके आगे झुक जाते हैं और आतंकवादियों की सारी शर्तें मानकर सिविल को छुड़ा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ये होने के लगभग 2 साल बाद यानी कि 13 दिसंबर 2001 को एक और बड़ी घटना होती है। इस दिन हम यह देखते हैं कि दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस के बाहर एक एम्बेसडर कार में बैठकर 5 आतंकवादी आते हैं और वो फुल स्पीड में पहले तो बैरिकेडिंग तोड़ते हैं, पे पात 5 इंची पात। एक फिर पार्लियामेंट के अंदर घुसकर अपने वेपन से आसपास के सारे पुलिस ऑफिसर्स को मार देते हैं और फिर उसके बाद तो पूरे पार्लियामेंट के अंदर हाहाकार मचा देते हैं। हालांकि सही टाइम पर वहां पर अजय सन्याल आ जाते हैं एंड वो अपनी टीम के साथ मिलकर उन सारे आतंकवादियों को खत्म कर देते हैं। और जब ये सब होने के बाद इंडिया वाले इस सारे मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस एंड यूएस के सामने उठाते हैं, तब तो ना ही इंडिया को यूनाइटेड नेशंस में हेल्प मिलती है, पे ना ही यूएसए हेल्प करता है और ना ही पाकिस्तान के खिलाफ अदर कंट्रीज इंडिया का साथ देती है। और रही बात पाकिस्तान की, तो उस टाइम पर यूएसए से लेकर बाकी सारी बड़ी कंट्रीज, इवन गल्फ की सारी कंट्रीज भी पाकिस्तान के सपोर्ट में होती है और इसीलिए पाकिस्तान के मल्टीपल अटैक्स करने के बाद भी इंडिया उन्हें कोई जवाब नहीं दे पाता है। लेकिन अब मानो पानी सर से ऊपर जा चुका था और अब इसीलिए इस पार्लियामेंट अटैक के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर यानी कि अजय सन्याल, आरओ के डायरेक्टर, फॉरेन मिनिस्टर और ऐसे बाकी सारे लोग मिलकर एक हाई लेवल की मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग के अंदर यह तय किया जाता है कि अब पाकिस्तान को अंदर से वीक करने का और इंडिया को उससे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, एंड वो तरीका है मिशन धुरंधर। अब दोस्तों, ये जो मिशन धुरंधर है, ये बेसिकली इंडिया का एक ऐसा मास्टर प्लान है जिसका इस्तेमाल करके इंडिया वाले अपने एक सबसे काबिल एजेंट को पाकिस्तान के अंदर भेजेंगे और फिर उसके इस्तेमाल से पाकिस्तान को इंटरनली वीक करेंगे। और फिर इसीलिए जैसे इस मीटिंग में मिशन धुरंधर को मंजूरी मिलती है, वैसे ही मानो यह मिशन स्टार्ट कर दिया जाता है। अब इसके बाद यह सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन के अंदर अफगानिस्तान में रणबीर सिंह को देखते हैं और हमें पता लगता है कि रणबीर सिंह ही इंडिया का वो एजेंट है जो कि मिशन धुरंधर को पाकिस्तान में ऑपरेट करेगा, यानी कि वही धुरंधर है। अब दोस्तों, इस मिशन के स्टार्ट होते ही हम ये देखते हैं कि रणबीर सिंह जो कि इंडिया का एजेंट है, उसका नाम रखा जाता है हमजा अली और इस हमजा अली को सबसे पहले अफगानिस्तान भेजा जाता है। देन उसके बाद वो अपनी आइडेंटिटी एक बलूचिस्तान वाले की बनाता है और उसके जरिए पाकिस्तान में एंटर होता है। अब दोस्तों, अगर आप सभी बलूचिस्तान के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि बलूचिस्तान बेसिकली वो रीजन है जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के बीच में पड़ता है, जैसे कि आप सब इस टाइम पर अपने सामने मैप पर देख सकते हैं। हालांकि मॉडर्न टाइम में बॉर्डर्स की वजह से यह बलूचिस्तान एरिया इन तीनों देशों में आपस में पड़ चुका है। लेकिन दोस्तों, एक्चुअल में बलूचिस्तान के अंदर जो भी लोग रहते हैं उनसे पाकिस्तानी लोग नफरत करते हैं। इवन बलूचिस्तान का जो पार्ट पाकिस्तान में भी आता है, उस पार्ट के लोगों से भी बाकी लोग काफी नफरत करते हैं और इसीलिए बलूचिस्तान के अंदर काफी सारे रेबल्स है जो कि हर टाइम अपने आप को पाकिस्तान से आजाद करने की कोशिश करती है, जिसके रिस्पॉन्स में बलूच के बलूच रेबल्स एंड पाकिस्तान की मिलिट्री और आईएसआई इनके बीच हमेशा लड़ाई रहती है। क्यों चारू में पी और इस लड़ाई और झड़प के अंदर आईएसआई और पाकिस्तानी मिलिट्री वाले आए दिन बलूचिस्तान के रेबल्स को मारते रहते हैं। और दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर बलूचिस्तान की हिस्ट्री भी इसीलिए बताई है क्योंकि रणवीर सिंह यानी कि हमजा अली एक बलूचिस्तान का बलूच रेबल बनकर अंदर आया है एंड मूवी में उसकी ये बलूच वाली आइडेंटिटी उसके मिशन में काफी बड़ा रोल प्ले करने वाली है। अब दोस्तों, रणवीर सिंह यानी कि हमजा अली जैसे ही पाकिस्तान के अंदर एंटर होता है, वैसे ही वो एंटर होते ही सीधा कराची में आता है और कराची के अंदर भी वो सीधा लिया में आता है। अब दोस्तों, ये जो लिया है, ये कराची के अंदर एक काफी पॉपुलर टाउन है और अब क्योंकि ये लिया टाउन मूवी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इस टाउन के बारे में ध्यान से जानना। अब रणवीर सिंह जैसे लियारी टाउन के अंदर आता है, वैसे ही वो वहां पर एक इंडिया के दूसरे एजेंट से मिलता है, जो एजेंट काफी सालों से यहाँ पर एक जूस की दुकान चला रहा था और उस एजेंट के साथ यहाँ पर 2-3 एजेंट्स और थे जो कि सब मिलकर काम किया करते थे और यहाँ से मिलने वाली सारी इंफॉर्मेशन वो इंडिया तक पहुंचाते थे। लेकिन अब ये सब लोग धुरंधर मिशन को पूरा करने के लिए हमजा की हेल्प करेंगे। अब यहाँ पर जब हमजा इस दूसरे एजेंट से मिलता है, यानी कि जो कि पाकिस्तान में यहाँ पर जूस की दुकान चला रहा है, तब उससे मिलने के बाद वह हमजा की हेल्प करता है और उसने बेसिकली सालों से इस पूरे टाउन के बारे में क्या क्या जाना है, वो सारी बातें हमजा को बताता है। वो हमजा को बताता है कि हमने इस पूरे मिशन के लिए पाकिस्तान के इस लिया टाउन को इसलिए चुना है क्योंकि यह पूरा लिया टाउन अपने आप में एक अलग ही साम्राज्य है, पी, और इसीलिए जो इस पूरे लियारी को रूल करता है उसका राज पूरे कराची पर होता है और जो पूरे कराची को रूल करता है उसका राज पूरे पाकिस्तान पर होता है। इसीलिए लिया पर जिसकी पकड़ उसकी पकड़ पूरे पाकिस्तान पर। यह एजेंट रणवीर सिंह को यहां पर बताता है कि इस पूरी लियारी के अंदर टोटल 3 डॉन है, जिन तीनों डॉन के नाम है अरशद पप्पू, बाबू डकैत और तीसरा रहमान डकैत, जिसे रहमान बलोच भी कहा जाता है। और वो इसीलिए क्योंकि ये तीसरा डॉन यानी कि रहमान बलोच एक बलूचिस्तान फैमिली से बिलोंग करता है और इसीलिए रहमान बलोच बलूचिस्तान के लोगों को सपोर्ट करता है और हमेशा उन्हीं के हक की बात करता है। बाकी दोस्तों, ये जो रहमान बलोच है जिसे रहमान डकैत भी कहा जाता है, वो दूसरे डॉन यानी कि बाबू डकैत का नाजायज बेटा है। लेकिन बड़े होकर जैसे ही रहमान डकैत को यह पता लगा कि बाबू डकैत उसका नाजायज बाप है, वैसे ही उसने अपनी मदर को ही जान से मार दिया।
बाकी दोस्तों, इस पूरी लियारी टाउन के अंदर जो रहमान डकैत है वह पूरे 1/3 के हिस्से को रूल करता है और बाकी बचे हुए 2/3 के हिस्सों को रूल करते हैं बाबू डकैत और अरशद पप्पू। और रहमान डकैत से निपटने के लिए यह बाबू डकैत और अरशद पप्पू दोनों मिलकर काम करते हैं। अब यहाँ लियारी के अंदर हमजा का यह प्लान होता है कि अब क्योंकि वो एक बलूच बनकर आया है, इसीलिए वो रहमान डकैत की गैंग में घुसेगा और गैंग में घुसने के लिए उसे बहुत ही जल्दी मौका भी मिलने वाला है। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि रहमान डकैत के 2 बेटे हैं। एक बेटा 8 से 10 साल का है और दूसरा बेटा 19-20 साल का है। और ये जो रहमान डकैत का बड़ा बेटा है, इसके दोस्त की कुछ ही दिन बाद शादी होने वाली है। और अब क्योंकि शादी में रहमान डकैत का बेटा शामिल होने वाला है, इसीलिए अरशद पप्पू और बाबू डकैत का यह प्लान है कि वो अपने आदमियों को भेजकर रहमान डकैत के बड़े बेटे को जान से मार देंगे। इंडिया के एजेंट्स इस बारे में सब कुछ जान जाते हैं और इसीलिए उन्हें यह पता होता है कि कुछ दिनों बाद होने वाली शादी में रहमान डकैत के बड़े बेटे को मारा जाएगा। और फिर इसीलिए हमजा और बाकी एजेंट्स यह प्लान करते हैं कि वह लोग उसी फायरिंग के अंदर रहमान डकैत के बड़े बेटे की जान बचाएंगे और यह चीज दिखाकर रहमान डकैत के सामने हीरो बन जाएंगे। पाका यानी कि ऐसा करके वो लोग रहमान डकैत का भरोसा जीत लेंगे और उसकी गैंग में बड़े आराम से शामिल हो जाएंगे। अब इसके बाद जिस दिन शादी होती है उस दिन हमजा और बाकी सारे एजेंट्स उस शादी के अंदर वेटर का काम करते हैं, क्योंकि उन्हीं की दुकान को वहां पर खाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है। और फिर इसीलिए उसके कुछ टाइम बाद ही रहमान डकैत के बेटे की एंट्री होती है। लेकिन हमजा और बाकी एजेंट्स ये देखते हैं कि वहां पर रहमान डकैत का बेटा अकेला नहीं आया, बल्कि वो वहां पर अपने छोटे भाई को भी लाया होता है। और इसीलिए हमजा और बाकी एजेंट्स ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि अब जो फायरिंग होने वाली है उसमें दोनों बेटों को कैसे बचाया जाए। हालांकि उनके इतना सोचते ही वहां पर कई सारे गनमैन आते हैं जो कि एक्चुअल में बाबू डकैत और अरशद पप्पू के आदमी होते हैं और वह पूरी शादी के अंदर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हमजा और उसके एजेंट्स मिलकर रहमान डकैत के दोनों बेटों को बचा लेते हैं। लेकिन तब भी एट दी एंड वो सारे गुंडे मिलकर रहमान डकैत के बड़े बेटे को गोलियों से छन्नी कर देते हैं और उसे जान से मार देते हैं। अब यह देखकर हमजा और बाकी एजेंट्स को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि उनका पूरा मिशन फेल हो चुका था, क्योंकि उनका तो प्लान ही यही था कि रहमान डकैत के बड़े बेटे पर जब हमला हो तब वो लोग उसे हमले से बचा ले और रहमान डकैत के सामने भरोसा जीत ले। लेकिन यहाँ पर वह लोग रहमान डकैत के बड़े बेटे को बचाने में फेल हो चुके हैं। लेकिन अब इसके बावजूद भी हमजा हार नहीं मानता और वह नया तरीका निकालता है। अब एक्चुअली में उसने छोटे बेटे की जान तो बचाई होती है और अब इसीलिए वह छोटे बेटे के सामने यह तमाशा करता है कि वो बड़े बेटे की जान बचाने की कोशिश कर रहा है। वो जल्दी से बड़े बेटे की लाश को उठाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है एंड डॉक्टर्स के सामने चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से वो लोग इसका इलाज कर दे। लेकिन एज ऑफ कोर्स उसकी जान चली जाती है। अब रहमान डकैत को जैसे इस बारे में पता लगता है वैसे ही वह अपने आदमियों के साथ सीधा हॉस्पिटल आता है और हॉस्पिटल आकर वह सबसे पहले अपने छोटे बेटे से मिलता है, जिसके बाद ही उसका छोटा बेटा उसे सारी कहानी समझाते हुए कहता है कि जब उसके और उसके बड़े भाई पर हमला हुआ तब हमजा नाम के इस आदमी ने हम दोनों की जान बचाने की कोशिश की और जब बड़े भाई को गोली लगी तो यही हॉस्पिटल लेकर भी आया। इन बातों को सुनने के बाद रहमान डकैत पहले तो अपने बेटे की लाश देखता है और उसे देखकर काफिर रोता है, लेकिन फिर उसके बाद वह हमजा से मिलता है और अपने छोटे बेटे की जान बचाने के लिए उसे शुक्रिया अदा करते हुए कुछ पैसे देने की कोशिश करता है। लेकिन हमजाद पैसा लेने से मना करता है और वो रहमान डकैत से कहता है कि वो उसे अपना हीरो मानता है। असल में वो भी रहमान डकैत की तरह एक बलूच है और जिस तरह से रहमान डकैत बाकी सारे बलूचों के हक के लिए खड़ा होता है वह देखकर हमजा को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और इसीलिए वो भी रहमान डकैत की गैंग में आना चाहता है और उसके साथ काम करना चाहता है। अब दोस्तों, हमजा ने अब तक जो भी कुछ किया था उससे उसने रहमान डकैत का भरोसा तो जीत ही लिया था, साथ ही उसने पैसे ना लेकर रहमान डकैत को यह भी दिखा दिया कि उसे पैसों का कोई लालच नहीं है। एंड अब इसीलिए रहमान डकैत हमजा को गैंग में शामिल कर लेता है और उसे धीरे धीरे करके अपने गैंग की सारी जानकारी देने लगता है। लेकिन दोस्तों, अब यहीं पर ही रहमान डकैत यह प्लान करता है कि अब वो बाबू डकैत को जान से मार देगा, क्योंकि उसी के आदमियों ने उसके बड़े बेटे की जान ली है। लेकिन दोस्तों, रहमान डकैत कुछ करता है कि उससे पहले हम यह देखते हैं कि उसी हॉस्पिटल के अंदर रहमान डकैत से मिलने के लिए लिया टाउन का पॉलिटिशियन आता है। यह पॉलिटिशियन बेसिकली वहां का MP MLA टाइप का होता है और इस पॉलिटिशियन ने इस पूरे लिया टाउन के अंदर रहमान डकैत को अपना सपोर्ट दिया होता है। यह यहाँ पर आकर रहमान डकैत के बेटे की लाश देखता है और रहमान डकैत को भरोसा देता है और उसके साथ ही वह रहमान डकैत को यह भी समझाते हुए कहता है कि अभी इलेक्शंस बहुत पास आने वाले थे, इसीलिए अभी वह कोई भी कदम ना उठाए और बाबू डकैत के ऊपर कोई अटैक ना करे, क्योंकि ऐसा करने की वजह से इलेक्शंस में वो हार सकता है और अगर इलेक्शंस में वो हार गया तो फिर रहमान डकैत का भी काफी नुकसान होगा। अब दोस्तों, यह बात बोलकर वो पॉलिटिशियन रहमान डकैत को रोक तो देता है, लेकिन फिर इसके बाद से रहमान डकैत हर रोज अपने आप में ही जलने लगता है और वो यह सोचने लगता है कि वो कैसे अपने बेटे की मौत का बदला लेगा। अब ऐसे ही एक दिन गुस्से में आकर रहमान डकैत अपने सारे आदमियों को बिठाता है, जिसमें हमजा भी शामिल होता है और फिर वो उन सब से कहता है कि अभी हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें बाबू डकैत से बदला लेना चाहिए या फिर नहीं। ये बात सुनकर रहमान डकैत के सारे आदमी उसे रुकने के लिए कहते हैं और वो रहमान से कहते हैं कि इलेक्शंस होने दिया जाए, उसके बाद ही कोई कदम उठाया जाए, क्योंकि उनके लिए इलेक्शन जितना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर वो लोग इस टाइम पर कुछ भी करते हैं तो इलेक्शंस में उनकी हार हो सकती है, यानी उनके नेता की हार हो सकती है, जिस वजह से ना सिर्फ उनका सपोर्ट छीन लेगा बल्कि उनकी फंडिंग भी रुक जाएगी। लेकिन दोस्तों, इन सब के बाद रहमान डकैत हमजा से पूछता है कि आखिरकार उन्हें क्या करना चाहिए, जो सुनकर हमजा सबसे अलग जवाब देता है और वो रहमान डकैत से कहता है कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं अपने बेटे की मौत का बदला जरूर लेता। असल में बाबू डकैत ने इस टाइम पर जो भी कुछ किया है वो उसने सोच समझ कर किया है। उसने इलेक्शंस के ठीक पहले आपके बेटे की जान ली है ताकि आप ये सोचकर बैठ जाएं कि इलेक्शंस आने वाले हैं और आप उस पर हमला ना करें। लेकिन मैं कहूं तो यही आपकी भूल होगी, क्योंकि एक्चुअली में इस टाइम पर वो बेफिक्र होगा और उसे अंदाजा भी नहीं होगा कि आप उस पर हमला कर सकते हैं। इसके साथ ही रही बात इलेक्शंस को जीतने की, तो अगर आप उस पर हमला नहीं करते हैं तो इलेक्शंस तो आप वैसे भी हार जाएंगे, और ऐसा इसीलिए क्योंकि आपके बेटे की जान लेकर और आपको इस तरह इलेक्शंस तक चुप बिठाकर उसने ये साबित कर दिया है कि बाबू डकैत रहमान डकैत से काफी ज्यादा पावरफुल है और रहमान डकैत के अंदर अब कोई पावर नहीं बची। और इसीलिए अगर आप मेरी माने तो आपको बाबू डकैत को इसी टाइम पर खत्म करना चाहिए, जिससे कि ना सिर्फ आपका बदला पूरा होगा बल्कि पूरी लिया के अंदर ये मैसेज जाएगा कि इस पूरे रीजन में रहमान डकैत से ऊपर कोई भी नहीं है।
अब रहमान डकैत हमजा की बात से एग्री होता है और इसीलिए वो ये प्लान करता है कि अब वो बाबू डकैत एंड उसकी पूरी गैंग पर अटैक करेगा और उन सबको खत्म करेगा। अब ऐसा करने के लिए वो लोग पूरी प्लानिंग करते हैं और बारी बारी करके बाबू डकैत के सारे बंदों की फील्डिंग सेट करते हैं एंड फिर एक ही बार में वो सारे के सारे आदमियों को खत्म करते हैं। और रही बात बाबू डकैत की, तो उसे हमजा रहमान डकैत और रहमान डकैत का खास आदमी जो कि उसका कजन भी होता है जिसका नाम उजैर होता है, वो सब मिलकर उसे खत्म करते हैं, जिसमें कि वो सब लोग बाबू डकैत को टक्कर मार के नीचे गिराते हैं और फिर रहमान डकैत बाबू डकैत को लोहे से पीट पीट कर जान से मार देता है और फिर इस तरह से रहमान डकैत अपने बेटे की मौत का बदला लेता है। अब इसके बाद ही इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस में हम ये देखते हैं और उस पूरे इलेक्शंस के अंदर इस पॉलिटिशियन की जिसका नाम जमील जमाली है वो पूरे बहुमत के साथ जीत जाता है। लेकिन दोस्तों, जब पॉलिटिशियन जमील जमाली की जीत होती है और उसे उसकी विक्ट्री स्पीच के लिए बुलाया जाता है, तब उस टाइम पर पब्लिक को देखकर वो यह समझ जाता है कि लिया की जितनी भी जनता है वो उससे ज्यादा रहमान डकैत को पसंद करती है और इसीलिए अगर कल को रहमान डकैत पॉलिटिक्स में आ गया तो फिर उसकी कुर्सी खतरे में आ सकती है। अब दोस्तों, रहमान डकैत इस टाइम पर काफी ऊपर आ चुका था क्योंकि उसने अपने दो दुश्मनों में से एक बाबू डकैत को खत्म कर दिया था। वह अब पूरे लिहारी का सबसे बड़ा डॉन बन चुका था और साथ ही साथ उसकी पॉपुलैरिटी भी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो बड़े आराम से अब नेता भी बन सकता था। इसके साथ ही रही बात हमजा की, तो अब हमजा रहमान डकैत का सबसे खास बन चुका था। लेकिन हमजा असल में अपने मिशन पर था। इसी दौरान जब नेता जमील जमाली अपना विजय भाषण दे रहा होता है, उसी समय हमजा उसकी बेटी से मिलता है। हमजा धीरे धीरे उसे इंप्रेस करने लगता है क्योंकि वह जानता था कि जमील जमाली की बेटी उसके मिशन में बहुत काम आ सकती है। अब दोस्तों, जमील जमाली को जिस बात का डर था वही होने लगता है। पाकिस्तान के बड़े बड़े बिजनेसमैन जो पहले अपने फायदे के लिए जमील जमाली का साथ देते थे, अब रहमान डकैत से मिलने लगते हैं क्योंकि अब पूरे लियारी में रहमान डकैत से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं था, यहां तक कि नेता जमील जमाली भी नहीं। जैसे ही जमील जमाली को इस बात का पता चलता है, उसके मन में रहमान डकैत के लिए जबरदस्त नफरत भर जाती है और वह किसी भी तरह से रहमान डकैत को दबाने की कोशिश करने लगता है। इसके बाद रहमान डकैत की मीटिंग दो बड़े बिजनेसमैन से तय होती है। यह दोनों सगे भाई होते हैं जिन्हें खन्नानी ब्रदर्स कहा जाता है। ये दोनों पाकिस्तान में गैर कानूनी कामों से करोड़ों कमाते हैं, जैसे हवाला के जरिए काले धन को सफेद करना और भारत की नकली करेंसी छापना। ये लोग भारत की 500 और 1000 की नकली नोट छापकर उन्हें भारत में सप्लाई करते हैं ताकि भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया जा सके। इसी बीच हम देखते हैं कि रणबीर सिंह यानी हमजा अपने बाकी एजेंट्स के साथ जो भी बड़ी जानकारी जुटाता है वो सब भारत भेजता रहता है। अब तक की सबसे बड़ी जानकारी यह होती है कि पाकिस्तान के खन्नानी ब्रदर्स भारत की नकली करेंसी छापकर भारत भेज रहे हैं। इसके बाद अगले सीन में रहमान डकैत, हमजा, उजैर और उसके कुछ खास आदमी खन्नानी ब्रदर्स से मिलने जाते हैं। यही खन्नानी ब्रदर्स उन्हें आईएसआई के एक बड़े अधिकारी से मिलवाते हैं। इस अधिकारी का नाम होता है मेजर इकबाल और दोस्तों, इस किरदार को फिल्म में अर्जुन रामपाल ने निभाया है। इस पंदी बन गया है। अर्जुन रामपाल ने सबसे आइकॉनिक एक्टिंग भराया है। रहमान डकैत से कहता है कि उसे बहुत सारे हथियार चाहिए, खासकर रूस और अमेरिका में बने हुए हथियार। मेजर इकबाल का प्लान यह होता है कि वो इन हथियारों को आतंकवादी संगठनों को देगा और उन्हीं आतंकियों के जरिए भारत में दहशत फैलाएगा, जैसे आम लोगों की हत्या, बम धमाके और बड़े आतंकी हमले। लेकिन समस्या यह होती है कि आईएसआई और बलूच विद्रोहियों की आपस में दुश्मनी है। आईएसआई खुले तौर पर उनसे डील नहीं कर सकती। इसीलिए मेजर इकबाल चाहता है कि जैसे डरता है बलडार, ऐसे लोगों को ही दूषण करने के लिए रखा जाए। लेकिन बलूच विद्रोहियों की आपस में दुश्मनी है, वो फिर ऐसे ही एक मतलब पहुंचाना भूल जाती है। रहमान डकैत बलूच विद्रोहियों से हथियारों की डील करे, बदले में वह रहमान डकैत को जितना पैसा चाहे देने के लिए तैयार होता है। रहमान डकैत खुद भी बलूच था, उसके गैंग में कई बलूच लोग थे और वह पहले भी बलूच विद्रोहियों की मदद करता रहा था। इसी वजह से बलूच विद्रोही रहमान डकैत को मसीहा मानते थे और उसकी बहुत इज्जत करते थे। इसलिए रहमान डकैत इस डील के लिए हाँ कह देता है। इसके बाद वह अपने आदमियों के साथ सीधे बलूचिस्तान जाता है और बलूच विद्रोहियों के सरगना से मिलता है। डील होती है और ढेर सारे अमेरिकी और रूसी हथियार रहमान डकैत को मिल जाते हैं। अब वह इन हथियारों को आईएसआई के मेजर इकबाल को सौंपने वाला होता है। इधर दूसरी तरफ नेता जमील जमाली रहमान डकैत को रास्ते से हटाने की पूरी प्लानिंग कर चुका था, क्योंकि रहमान डकैत की बढ़ती ताकत उसकी कुर्सी छीन सकती थी। इसीलिए वह एसपी चौधरी को बुलाता है। एसपी चौधरी जो असल में एक ईमानदार पुलिस अफसर था, लेकिन 5 साल पहले जमील जमाली ने ही उसे सस्पेंड करवा दिया था। अब जमील जमाली उसे फिर से पोस्टिंग देता है ताकि वह रहमान डकैत का एनकाउंटर कर सके। एसपी चौधरी अपनी शर्त रखता है, उसे अपनी अलग टीम चाहिए और एक सीक्रेट ऑफिस चाहिए। जमील जमाली उसकी सारी शर्तें मान लेता है और उसे स्पेशल टास्क फोर्स दे देता है। इसी बीच हमजा और जमील जमाली की बेटी की लव स्टोरी आगे बढ़ती है। एक दिन हमजा एसपी चौधरी की फोटो देखता है, तभी जमील जमाली की बेटी बताती है कि वह इस आदमी को पहले से जानती है, क्योंकि वह अक्सर उसके पिता से मिलने आता है। हमजा समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वह उससे कहता है कि अगली बार उसकी बातें ध्यान से सुने और हो सके तो रिकॉर्ड भी करे। यह सुनकर जमील जमाली की बेटी हमजा को हाँ कह देती है। कहानी के आगे हम देखते हैं कि रहमान डकैत ने बलूच विद्रोहियों से सारे हथियार छीन लिए, यानी रूसी और अमेरिकी दोनों तरह के हथियार उसने अपने कब्जे में लेकर सीधे आईएसआई को सौंप दिए। वह ये सभी हथियार आईएसआई के मेजर इकबाल को सौंप देता है। मेजर इकबाल सबके सामने कहता है कि अब वह इन हथियारों का इस्तेमाल भारत में करेगा। इसके लिए वह कई आतंकवादियों को बुलाता है और उन्हें ये सारे हथियार दे देता है।
इसके बाद वह सबको बताता है कि उसने एक बड़ा प्लान बनाया है और बहुत जल्द वह पानी के रास्ते भारत में घुसेगा और भारत में ऐसे भयानक आतंकी हमले करेगा कि पूरा देश हिल जाएगा। इन सब के बीच हमजा चुपचाप सारी बातें सुन रहा होता है। वह तुरंत ये सारी जानकारी भारत भेज देता है। इसके बाद भारत की खुफिया एजेंसियों को सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन अब इसे लापरवाही कहे या नाकामी, भारतीय एजेंसियां किसी भी आतंकी हमले को रोक नहीं पाती, क्योंकि उस समय जो हमला मेजर इकबाल प्लान कर रहा था वही 2008 का 26/11 हमला था। और जैसा कि हम सब जानते हैं, भारतीय खुफिया तंत्र उस हमले को रोकने में असफल रहा। हालांकि हमजा ने अपना काम पूरा कर दिया था और समय रहते भारत को सारी जानकारी भेज दी थी। उसने साफ बता दिया था कि आने वाले समय में पाकिस्तान भारत पर बहुत बड़े आतंकी हमले करने वाला है। इधर लियारी शहर में राजनेता जामिल जमाली एसपी चौधरी के जरिए अपना खेल शुरू करता है। वह रहमान दगत का एनकाउंटर करवाने की योजना बनाता है। इसके लिए वह पहले रहमान दगत के घर के एक नौकर के जरिए उसके छोटे बेटे के खाने में कुछ मिलवा देता है। खाना खाते ही बच्चे की हालत बहुत खराब हो जाती है। घबराकर रहमान दगत अपनी पत्नी और कुछ लोगों के साथ बेटे को लेकर अस्पताल के लिए निकलता है। यही वह मौका था जहां एसपी चौधरी का जाल काम करता है। रास्ते में एसपी चौधरी रहमान दगत को पकड़ लेता है और गिरफ्तार कर अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। योजना ये थी कि दिखाया जाएगा कि रहमान दगत को थाने ले जाया जा रहा है, लेकिन रास्ते में यह कहकर एनकाउंटर कर दिया जाएगा कि वह भागने की कोशिश कर रहा था। इस बीच यह खबर हमजा, उजैर और रहमान दगत के बाकी साथियों तक पहुंच जाती है। तभी जामिल जमाली की बेटी हमजा को कॉल करती है और उसे एक वीडियो भेजती है। इस वीडियो में जामिल जमाली, एसपी चौधरी और अरशद पप्पू बैठे हुए साफ दिखाई देते हैं। वीडियो में जामिल जमाली एसपी चौधरी से कहता है कि रहमान दगत को पकड़कर एनकाउंटर में मार दिया जाए, क्योंकि बाबू दगत पहले ही मर चुका है और अब पूरा इलाका अरशद पप्पू के हाथ में आ जाएगा और अरशद पप्पू जामिल जमाली के इशारे पर काम करेगा। हमजा तुरंत समझ जाता है कि जामिल जमाली अब रहमान दगत से डरने लगा है और इसलिए उसे रास्ते से हटाना चाहता है। वीडियो देखने के बाद हमजा जामिल जमाली की बेटी को घर जाने को कहता है। उसका फोन बंद करवा देता है ताकि वह अपने पिता से संपर्क न कर सके। इसके बाद हमजा वही वीडियो जामिल जमाली को भेज देता है और धमकी देता है कि अगर रहमान दगत को नहीं छोड़ा गया तो वह यह वीडियो मीडिया में वायरल कर देगा, जिससे उसकी कुर्सी भी जाएगी और इज्जत भी। डर कर जामिल जमाली तुरंत एसपी चौधरी को फोन करता है, लेकिन एसपी चौधरी मना कर देता है और कहता है कि वो रहमान दगत को मार कर ही रहेगा। इसके बाद हमजा एक और चाल चलता है। वो जामिल जमाली से एसपी चौधरी के गुप्त ऑफिस की जानकारी ले लेता है, फिर अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचकर 40 से ज्यादा पुलिस वालों को बंधक बना लेता है और उन पर पेट्रोल डाल देता है। वो एसपी चौधरी को फोन कर साफ कहता है अगर रहमान दगत को अभी नहीं छोड़ा तो सबको जिंदा जला देगा। अपने लोगों को बचाने के लिए एसपी चौधरी मजबूर हो जाता है और रहमान दगत को छोड़कर हमजा के हवाले कर देता है। इसके बाद आता है 26 नवंबर 2008 का दिन। आईएसआई और मेजर इकबाल भारत में 26/11 का आतंकी हमला करवाते हैं। टीवी पर पूरा देश यह तबाही देखता है। यह सब देखकर हमजा अंदर से टूट जाता है, क्योंकि उसने सब कुछ पहले ही भारत को बता दिया था, फिर भी इतना बड़ा हमला नहीं रोक सका। अब हमजा फैसला करता है कि वो सब कुछ अपने हाथ में लेगा। वो ताकत से नहीं, दिमाग से इस पूरे खेल को खत्म करेगा। इसके लिए वह जामिल जमाली से मिलता है और कहता है कि वह रहमान दगत को रास्ते से हटाने में उसकी मदद करेगा। शर्त यह होती है कि जामिल जमाली अपनी बेटी की शादी हमजा से कर दे। जामिल जमाली इस प्रस्ताव को मान लेता है। हमजा उसका दामाद बन जाता है और एसपी चौधरी के साथ मिलकर रहमान दगत को मारने की योजना बनती है। जिस दिन हथियारों की डिलीवरी होनी होती है उसी दिन रहमान दगत एक पानी के बांध का उद्घाटन करने जाता है। हमजा जानबूझकर उजैर और बाकी लोगों को हथियारों की डिलीवरी पर भेज देता है। अब रहमान दगत लगभग अकेला होता है। यही मौका देखकर हमजा उसे जंगल के रास्ते ले जाता है। रहमान दगत को शक होता है और वह गाड़ी रुकवाना चाहता है, लेकिन हमजा नहीं रुकता। तभी रहमान दगत उस पर हमला कर देता है। गाड़ी टकरा जाती है और हमजा भाग निकलता है। एसपी चौधरी की टीम आती है और फायरिंग शुरू हो जाती है। रहमान दगत जंगल में भागता है, एसपी चौधरी उसका पीछा करता है और बीच में हमजा आ जाता है। तीनों के बीच संघर्ष होता है और एसपी चौधरी रहमान दगत की गर्दन में गोली मार देता है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि हमजा ने जानबूझकर गर्दन में गोली मारने को कहा था ताकि वह आधे घंटे तक जिंदा रहे। हमजा उसे अस्पताल ले जाता है और पूरी कहानी पलट देता है कि एसपी चौधरी ने गोली मारी और वह उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। अस्पताल पहुंचते ही रहमान दगत मर जाता है, लेकिन मीडिया में यही खबर चलती है कि हमजा ने अपनी जान जोखिम में डालकर रहमान दगत को बचाने की कोशिश की और इसी के साथ हमजा पूरे लियारी का हीरो बन जाता है और कोई नहीं जानता कि असली खेल किसने खेला। और किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं लगती कि दरअसल रहमान डकैत को मरवाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद हमजा ही था। अब दोस्तों, यहीं पर यह फिल्म अपने क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ती है और एक बार फिर हमें भारत का सीन दिखाया जाता है, जहां आखिरकार हमें पता चलता है कि हमजा असल में है कौन। दरअसल हमजा का असली नाम जसकीरत सिंह रंगी होता है। वह एक ऐसा इंसान होता है जिसने अपना पूरा परिवार खो दिया था और वह खुद फांसी पर चढ़ने वाला था। लेकिन ठीक उसी समय आईबी के डायरेक्टर अजय सिंघल उससे मिलते हैं और उसे देश के लिए काम करने का एक मौका देते हैं। जसकीरत सिंह इस ऑफर को स्वीकार कर लेता है और इसके बाद वह भारत का एक सीक्रेट एजेंट बन जाता है। फिर वह पाकिस्तान में जाकर मिशन धुरंधर को सफलतापूर्वक पूरा करता है। दोस्तों, यहीं पर इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन फिल्म के अंत में हमें बताया जाता है कि भले ही यह फिल्म खत्म हो गई हो, लेकिन इसकी कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इस फिल्म का दूसरा पार्ट अगले साल मार्च महीने में आने वाला है और उसी में मिशन धुरंधर की पूरी कहानी को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तो दोस्तों, आपको इस फिल्म की कहानी कैसी लगी या फिर आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा,
कमेंट कर इस जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। मैं आपसे फिर मिलूंगा ऐसी ही एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।